के जो इंटरेक्शन इनको हुआ उससे कुछ प्रश्न पूछे गए, कुछ कमेंट्स ये इम्प्लिसिट थे, तो उनसे मुझे लगा कि एक दो चीज़ें शायद जनरल क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता रहेगी, अच्छा रहेगा वो। तो वही एक दो बातें मैं विस्तार से समझाना चाहूँगा। एक बात तो ये कि हम वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं और सांस को देख रहे हैं, तो अपने लिए मुश्किल और क्यों बढ़ा रहे हैं ऐसा करके? क्योंकि बैठे हुए जब करते हैं तो बड़े कंपैरेटिवली ध्यान ठीक होता है, हलन चलन मन की कम होती है, और वॉकिंग करते हैं तो एकदम हलन चलन बढ़ जाती है। मैंने कल भी कुछ थोड़ा हिंट किया था। हमारा उद्देश्य इस शिविर में क्या है कि हम आनापानसति के जो बेसिक प्रैक्टिस है उसमें पुष्ट हो जाएं, ताकि सांस को जानकारी हम हर परिस्थिति में कर सकें। क्योंकि सांस की जानकारी अगर हमें दैनिक जीवन में बनी रहती है तो मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं हो पाती। कितनी भी कठिनाई, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अगर सांस की जानकारी साथ साथ बनी रहेगी तो राग द्वेष उतनी तेज़ी से नहीं जागते, स्वतः ही उस पर एक अंकुश लग जाता है। और सामान्यतः वॉकिंग करते हुए भी, इसी तरह भोजन करते हुए भी जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो अलग देते हैं। संपर्जन्य की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी अलग दी जाती हैं। तो यहाँ पे हम अलग क्यों, भिन्न क्यों कर रहे हैं उनसे, शायद आवश्यकता है समझने की। पहले तो हम ये समझें कि वॉकिंग में क्यों हमारा मन ज़्यादा भटकता है। क्योंकि उसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक शारीरिक कारण है और एक मानसिक कारण, जितना मेरी समझ में आता है। शारीरिक कारण ये कि खास वो ज़्यादा एप्लीकेबल है मेरे जैसे वृद्ध लोगों के लिए, या जिनके शरीर में कुछ रोग है या परेशानी है, कि चलने में अगर दिक्कत है, खासतौर पर काफ़ी लंबे समय तक बैठते हैं फिर उठते हैं और फिर चलते हैं, तो शरीर में अप्रिय वेदनाएं होती रहती हैं, बॉडी स्टार्ट्स क्रीकिंग। और उनके प्रति हम कॉन्शियसली तो प्रतिक्रिया नहीं करते, बट सबकॉन्शियसली प्रतिक्रिया होती रहती है। और इसलिए द्वेषात्मक संखार जो है उनको मौका मिल जाता है बाहर आने का। अप्रिय परिस्थिति में अगर हम समता नहीं रखेंगे तो द्वेष के संस्कार सामने आ जाएंगे। वो किसी भी प्रकार का अप्रिय परिस्थिति का जो संस्कार है मानस में, वो सामने खड़ा हो जाता है। और दूसरा कारण कि हम जब चलते हैं तो आँख खोल के रहते हैं, तो आँख खोल के बाहर हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिखता ही है। हॉल में भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है, हालांकि सब कुछ ब्लैंड है, लेकिन श्राइन दिखता है, मूर्तियाँ दिखती हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, कारपेट के अंदर कुछ, कहीं पे भी हमको थोड़ा बहुत देखने के प्रति जो दिखता है उसके प्रति प्रतिक्रिया होने लगती है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारी मानस में लेटेंट टेंडेंसीज हैं राग और द्वेष की, प्रतिक्रिया होने लगती है। ये प्लास्टिक के फूल इतने सालों से देख रहे हैं, इनको बदलते क्यों नहीं हैं, असली फूल क्यों नहीं लगाते, ये कैंडल क्यों नहीं जला रहे, ये
टेढ़ा क्यों रखा हुआ है ये। और जब चलते हैं दूसरों को देखते हैं तो नाना प्रकार की बात, ये धीरे क्यों चल रहा है, क्या मुझे इतनी धीरे चलना चाहिए, या मैं तेज़ चल रहा हूँ, मैं ऐसे पोस्चर क्यों नहीं रख रहा, वैसे क्यों नहीं कर रहा। और अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर का संसार इम्पिंज करने लगता है, आवाज़ें, स्मेल्स, साइट्स, हम हर चीज़ पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया, माइल्ड प्रतिक्रिया होती रहती है, और उस प्रतिक्रिया के अनुसार संसार को जागने का एक वर्किंग ग्राउंड मिल जाता है। तो एक्चुअली जब हम चलते हैं और आंखें खुली रखते हैं तब हमें अपने मन का सचमुच में मालूम पड़ता है कि मन की कैसी स्थिति है, किस तरह से सुषुप्त हमारे लेटेंट टेंडेंसीज पड़ी हुई हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में सप्रेस कर हो जाती हैं, वो उनके लिए कंडीशंस सूटेबल नहीं होती प्रकट होने की, तो वो प्रकट नहीं हो पाती। और जैसे ही कंडीशंस सूटेबल होती हैं हम आँख खोली और प्रतिक्रिया तेज़ हो जाती है। तो वो मैं समझता हूँ कि वॉकिंग मेडिटेशन एक मिरर हमको दिखाता है हमारे मानस में कितने लेटेंट टेंडेंसीज हैं अभी भी, कितनी माइल्ड इरिटेशन से लेकर स्ट्रॉन्ग क्रेविंग और अवर्शन की टेंडेंसीज बनी हुई हैं। तो वो एक हमको मौका देता है कि उनके प्रति फिर से और रिएक्शन ना करके उनको यथाभूत देख के अपना काम करते रहें। जैसे ही वो मन में कोई भी पुरानी बात याद आई, संकार आए, तो उसको जान लिया, और अगर वो हल्का है तो जानने से उसका जो स्टिंग है वो कम हो जाएगा, पर मन अपने आप अपने जो कर्मस्थान है हमारा सांस पे आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर हम वॉकिंग के दौरान मन को संयमित कर पाते हैं तो बैठने के दौरान एकदम गहराई से ध्यान हो पाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स फिजिकल फ़ायदे तो हैं ही, जैसे हमें बताया जाता है कि वॉकिंग करने से जो शरीर की लेथार्जी की टेंडेंसी है, पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, वो कम हो जाते हैं और इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो इसलिए वॉकिंग मेडिटेशन एक हमारे लिए कोई ट्रेडिशन का बोझ नहीं है, इट इज़ ए वेरी यूजफुल प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ अस टू डू। क्योंकि अगर हम वॉकिंग में सांस की जानकारी बना सकते हैं, कुछ हद तक भी बना पाएँ, तो डेली लाइफ में वी कैन प्रैक्टिस इट एवरी टाइम। दिन भर हम चलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, बेशक घर में चल रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, मार्केट जा रहे हों, वॉकिंग कर रहे हों, constantly we have to walk, and you can use that time effectively for calming down the mind. एक और बात आई कि मन में कई बार विचार जो हैं रिपीटेडली वही विचार बार बार आया जा रहा है। तो साधना में जो हमारे हमने कई बार चर्चा की है 5 निवरणों की, तो वो निवरणों का प्रकटीकरण है। अगर कोई विचार आता है और हम उसको सजग होकर देखते हैं और वो चला जाता है, तो फिर वो कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है उसका हमारे मानस पे उसका गहरा संस्कार नहीं है। हम फिर वापस आएंगे और बार बार वो 1-2 बार जागेगा और शांत हो जाएगा। लेकिन अगर विचार कोई बार बार आ रहा है और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो हमको सजग होके उस निवरण के अनुरूप जो हमने सीखा है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। तो ईशात्मक है तो किस तरह से, रागात्मक है तो किस तरह से, वी कैन सी दैट। अगर इस कारण एजिटेशन हो रही है तो एक तरीका तो जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, अगर हम कर सकें कि हम इन्वेस्टिगेट कर लें उसका रूट कहाँ है, और उस रूट को समझ के उस पर सती और प्रज्ञा लगा के उसका निराकरण करें। सामान्यतः वो कोई ना कोई परसेप्शन होता है जो हमको बांध के रखता है,
और उसके कारण पूरा प्रपंच चलता रहता है। तो वो जो भी जिनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है वो इन्वेस्टिगेट करें, फिर आगे उस पर और चर्चा कर लेंगे अगर आवश्यकता हुई तो। एक और बात आई थी यहाँ संपजन्य की, कि आपने कभी तो आप संपजन्य को पूरे वास में कहते रहे कि जो कुछ हो रहा है उसी को देखो, सती को पुष्ट करो। खाना खा रहे हैं तो संपजन्य का मतलब है कि आप टेस्ट को देखो, टच को देखो, स्मेल को देखो। अब ये दूसरी बात कैसे हो गई? तो संपजन्य इज ए कॉन्सेप्ट, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की। अब वो संपूर्णता किस तरह करनी है वो हम पे निर्भर करता है। जो हमारे लिटरेचर है, कमेंटेरियल लिटरेचर, जो पिछले 1000 वर्षों से 2000 वर्षों से बहुत पके हुए आचार्यों ने इस पर कमेंट्रीज लिखी हैं। तो संपजन्य के 4 एस्पेक्ट बताए हैं। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देते हैं। पहला एस्पेक्ट है कि क्योंकि संपजन्य का मतलब है एक्टिविटीज़ के अंदर फुल कंप्लीट पूरी जानकारी लेना एक्टिविटीज़ करते समय। जैसे उसमें आता भी है अभिकंते पटिकंते संपजानकारी। अब आप हाथ फैला रहे हैं, हाथ बंद कर रहे, सिकुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, हर परिस्थिति में पूरी जानकारी। और पूरी जानकारी का क्या मतलब है वो हम सब समझ लें। पहला बात आती है कि जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस। 2 बातें तो हैं, जो वर्ल्डली सेंस में ट्रू हैं, 2 आध्यात्मिक सेंस में। संपजन्य का एक एस्पेक्ट है कि हम जो कर रहे हैं उसका पर्पस हमें क्लियर है कि नहीं, हम उस पर्पस के हिसाब से ही कर रहे हैं कि भटक गए। तो पर्पस की बात आती है पहली, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा है कि क्या वो सूटेबल है, वो उद्देश्य इस समय उसके अनुसार काम करना, परिस्थितियाँ कंडीशन ऐसी हैं कि उस पर हमें काम करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये दोनों बातें सत्य हैं। हमारा उद्देश्य है चित्त को समाहित करना, बहुत अच्छा उद्देश्य है, और ये कंडीशंस आइडियल हैं उसके लिए। तो ये दोनों कंडीशंस मीट उपलब्ध है हमारे लिए। फिर तीसरी चौथी बातें हैं। तीसरी बात है गोचर, मन को कहाँ लगाना है। जैसे गाय को पैस्चर में छोड़ देते हैं तो उसको गोचर भूमि कहा जाता है। तो उसी सेंस में मन को कहाँ पे हमको लगाना है वो हमें मालूम हो। और चौथी बात है असमोह। अब मन को हम कहाँ लगाएंगे वो निर्भर करेगा कि हमारा उद्देश्य के अनुसार क्या बात है। अगर हमारा उद्देश्य है कि कॉम्प्रहेंसिव सती डेवलप करनी है तो गोचर हमारा होगा कि हर परिस्थिति में सजग रहें, हर परिस्थिति को पूरी तरह जानें। जैसे भोजन करते समय 6 आयतनों पर जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसको जानें, और कहाँ संयोजन बन रहा है उसको जानें। और जब हम स्पेसिफिकली ये बात कर दी कि हमारा उद्देश्य है कि हम चित्त को समाहित करने का काम करें, तो उसके लिए आनापान का माध्यम ले रहे हैं, तो गोचर भी हमारा आनापान ही होगा। तो हम पूरा उस उद्देश्य के अनुसार गोचर भूमि तय करेंगे। तो ये सांस की जानकारी हमारी गोचर भूमि। और असमोह का मतलब कि हम मोह में रहें, डिल्यूजन में न रहें। किस सेंस में कि हमें ये भ्रम ना हो जाए कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिश से ही सांस की जानकारी हो रही है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए, क्योंकि सामान्यतः तो यही लगता है मुझे ही जानकारी हो रही है सांस की, और किसको हो रही है। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन रखी कि हम शांत बैठ जाएंगे और वेट करेंगे कि सांस की जानकारी आ रही है और सांस की आ रही है। सांस आ रहा है तो जानकारी आ रही है, फिर रुकता है तो जानकारी होती है, बाहर आता है तो जानकारी होती है, फिर रुकता है तो जानकारी स्वतः ही जानकारी होती है। जैसे कल भी मैंने प्रस्तुत किया कि सांस जागता है, जैसे ही सांस आता है वैसे ही हमें जानकारी होती है, वैसे ही स्पर्श होता है, वेदना होती है। हम वेदना पे नहीं जा रहे, विज्ञान जागता है और स्पर्श होता है, हमें मालूम पड़ता है। तो हम अनुभव के आधार पर देख रहे हैं कि हाँ, हम
हम कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हमने इंटेंशन बनाया और प्रकृति के नियमों के अनुसार उस इंटेंशन के अनुसार हमारा अटेंशन मानसिकार इस एरिया में जाता है और सांस की जानकारी होने लगती है। तो सांस की जानकारी हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात हमने अपनी साधना में साथ ही में जोड़ दी है। तो इस प्रकार से हम पूरा संपजन्य को फॉलो कर रहे हैं और इसका लाभ यही हुआ कि हम चित्त को समाहित भी कर पाएंगे और ये भ्रम भी नहीं रहेगा कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ। हमने तो सिर्फ इंटेंशन रखा है, बाकी प्रकृति के नियमों के अनुसार कंडीशंस के हिसाब से साधना अपने आप हो रही है। तो ये बात हमारी अनुभव पे भी आ रही है और उसी हिसाब से उस अनुभव के उस उद्देश्य के अनुरूप हम साधना कर रहे हैं। एक बात ये भी थी कि हमें किस तरह से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, धीरे और तेज या नॉर्मल पेस पे, हाथ आगे रख के पीछे रख के, क्योंकि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है यहाँ पे। कि फिर मैं यही निवेदन करूँगा कि पोस्चर किस तरह रखना है, क्या उद्देश्य है, उसके अनुसार करना होता है। कि अगर हमारा ये उद्देश्य है कि हम समाहित चित्त का अभ्यास सामान्य जीवन में भी कर सकें, ये हम उद्देश्य रखा है कि हम इस तरह से प्रैक्टिस करें जिस तरह जो कि सामान्य जीवन के नज़दीक हो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल पेस पे चलें। बहुत जो मॉर्निंग वॉक की पेस अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो वैसा नहीं करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा उतना हमें। तो नॉर्मल पेस पे चलें और जिस तरह से आपका चलते टाइम पॉस्चर है वैसे रख के कर सकते हैं। लेकिन उसको उस तरह से रखने में, नॉर्मल पेस करने में दिक्कत होती है। उतनी हो सकता है कि हमारी उतनी कलेक्टेडनेस ना हो, संभव ना हो, तो थोड़ा स्लो चल लेंगे। और अगर हाथ को हिलाने में से मन डिस्ट्रैक्ट होता है तो हाथ को रोक लेंगे, सामने रख लेंगे, पीछे रख लेंगे। तो जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव है उस तरह से पॉस्चर को एडजस्ट करके उस हिसाब से हम साधना करते हैं। तो कोई हमको फिक्स्ड ओपिनियन बना के यही तरीका है और इसी तरह से करना है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, तो ये मुझे कहना था। अगर कोई बात जो मैंने कही स्पष्ट ना हो तो पूछ सकते हैं। तो फिर कल की किस तरह से हम साधना करेंगे। आज हमने सिर्फ सतो वा सती, सतो वा पस्सति उस पर काम किया। सांस आ रहा है, हम उसकी जानकारी है, जा रहा है, उसकी जानकारी है। अब हम जो 4 इंस्ट्रक्शंस है उसमें से पहले 2 इंस्ट्रक्शंस पे काम करना शुरू करेंगे। दीघं वा सत्संतो दीघं सत्सामीति पजानाति, दीघं वा पस्संतो दीघं पस्सामीति पजानाति। अगर सांस गहरा आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, लंबा सांस है, अंदर आने वाला सांस लंबा है तो जानते हैं कि वो लंबा है, बाहर जाने वाला सांस लंबा है तो जानते हैं कि लंबा है। इसी तरह बाहर अंदर आने वाला सांस छोटा है तो जानते हैं छोटा है, बाहर आने वाला सांस छोटा है तो जानते हैं छोटा है। तो उसमें सांस की जानकारी तो करनी ही है। अब इन एडिशन विल नोटिस कि सांस लंबा है या छोटा है। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक तो इसलिए कि जितना हम माइन्यूटली डिटेल्स में ऑब्जर्व करते हैं उतनी हमारी सती पुष्ट होती है। आपको याद होगा हमने भाषा में चर्चा भी की थी। सती को पुष्ट करने के 2 प्रॉक्सिमेट कॉजेज बताए जाते हैं। पहला थिर संज्ञा, दूसरा सती की प्रैक्टिस। तो थिर संज्ञा का मतलब जो भी हम जिसको भी जान रहे हैं उसको हम गहराई से जान रहे हैं। अभी तक तो हम परफेक्टली जान रहे थे कहाँ सांस आ रहा है, जा रहा है। हम और थोड़ा गहराई से जानेंगे कि सांस जो आया ये लंबा है और जो सांस बाहर गया ये छोटा है या लंबा है। तो हम इसमें देखेंगे कि आप उस जानकारी माध्यम से ही आपको सांस की अनित्यता का इतना गहरा बोध होने लगेगा।
क्योंकि आप कई बार हम सोचते हैं अच्छा गहरा सांस आया है, मन में भाव रखता है बाहर भी गहरा ही आएगा, ऐसा होता नहीं है। कभी गहरा सांस जाता है और आने वाला सांस छोटा है, कभी छोटा सांस जाता है और आने वाला सांस गहरा है। वो सब प्रकृति के नियमों के अनुसार, शरीर की केमिस्ट्री के अनुसार, मन की स्थिति के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। तो हमें समझ में आता है कि सांस पे हमारा रियली नियंत्रण नहीं है, वो अपने प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। हाँ, बस सांस पे इतना हमको प्रकृति ने क्षमता दी हुई है कि हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन हम कुछ रोकने की या उसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम तो देखना चाहते हैं कि प्रकृति कैसे काम कर रही है। तो अब हम उसको अपनी संज्ञा को और स्थिर करने के लिए, अपनी सती को पुष्ट करने के लिए कल ऐसे ये डायमेंशन भी ऐड कर देंगे। सांस आ रहा है तो हम सिर्फ ये नहीं जान रहे कि आ रहा है, ये भी जानेंगे कि लंबा है। तो जब तक सांस आ रहा है फिर रुकेगा तो मालूम पड़ेगा अच्छा रुक गया, फिर बाहर आना शुरू होगा तो मालूम पड़ेगा कि बाहर आ रहा है और फिर रुक गया, और फिर थोड़ी देर बाद फिर अंदर जा रहा है फिर रुक गया। तो इस प्रकार सांस की लंबाई भी है हमारे जानकारी में आने लगेगी। तो इस प्रकार हम कल सुबह से इस प्रकार ध्यान करना शुरू